नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा, संवाद करूंगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सभा में कहा कि हमारी सरकार के फैसले गलत, लेकिन सरकार की नीयत ठीक है। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह को कि उन्होंने ये तो माना, स्वीकार किया कि सरकार के फैसले गलत हैं और सरकार की नीयत ठीक है। यह सवाल मैं आज आपके सामने कुछ अहम सरकार की कारगुजारियों की पोल खोल करते हुए उजागर करना चाहता हूं और देश की 140 करोड़ की आबादी में जहां तक भी मेरी बात पहुंचे उनसे अपील करता हूं, विवश कर दीजिए। जिस सरकार ने यह तो स्वीकार कर लिया कि सरकार के फैसले गलत थे और अपनी नीयत को साफ बता रही है, मैं पहला जिक्र करना चाहूंगा अमित शाह से ही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस मामले में जेल में रह चुके हैं और जिस मामले में तड़ी पार रह चुके हैं, 2005 का मैं 26 मई का जिक्र कर रहा हूं, गुजरात का, तब वो गुजरात में मंत्री हुआ करते थे। फर्जी मुठभेड़ दिखाई गई थी, सोहराबुद्दीन शेख का मामला चर्चा में रहा। मैं वहां गिनती नहीं कराऊंगा कि कितने लोगों की हत्या उसमें हुई, लेकिन एक रोचक बात बताना चाहता हूं। जब मोदी की सरकार का गठन होता है तो दिसंबर 2014 में सीबीआई के विशेष जज जस्टिस लोया संदिग्ध परिस्थिति में उनकी जान चली जाती है। मेरे जैसे तमाम देश भर के लोग ये मानते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार और उसके सबसे बड़े चाणक्य गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार के फैसले गलत हैं, नीयत बड़ी साफ थी। तो मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे सामने बहुत साफ है कि जस्टिस लोया की हत्या के बाद जिसने सुनवाई की, उसने तड़ी पार रह चुके अमित शाह को, जेल में रह चुके अमित शाह को बरी किया। तो बिल्कुल अमित शाह ठीक कह रहे हैं कि सरकार की नीयत भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को बचाने की थी और सरकार का फैसला गलत था जस्टिस लोया को मिटाने का। जस्टिस लोया को मिटाने का फैसला गलत था और चाणक्य अमित शाह को बचाने की जो सरकार की नीयत थी वो ठीक है। ये आपको तय करना। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज सड़क पर उतर गए थे तब के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश अहम मामलों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को दूर रख रहे हैं सुनवाई करने से। जस्टिस लोया का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, यानी मास्टर ऑफ रोस्टर होने का फायदा उठा रहे थे तब के मुख्य न्यायाधीश। यह बात हम सब लोगों को उजागर हुई है, हम सब लोग भली भांति जानते हैं। हालांकि उन 4 जजों में एक जज रंजन गोगोई, जो तोता बना करके रखे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा की कुर्सी पर विराजमान है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के। भूमि अधिग्रहण कानून 28 मई 2014 का वह दिन जिस दिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को एक पत्रकार ने पूछा कि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के कानून के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है। गोपीनाथ मुंडे जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में पहले ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने साफ गोई के साथ कहा हमारी सरकार इसे लागू करेगी। और ठीक 28 मई को पत्रकार के समक्ष भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की बात करने वाले केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 3 जून को कार तेज चल रही होती है और चलती कार में ड्राइवर ब्रेक मारता है और मंत्री की जान चली जाती है। बिल्कुल मैं मानता हूं, मैंने तब भी कहा था जब गोवा में नरेंद्र मोदी को चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया था, मैंने सोनीपत के किसानों की बड़ी सभा में कहा था
2013 का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने दावा किया था कि जो कानून हम बनवाने जा रहे हैं उस कानून की खूबसूरतियां मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। 70 से 80% लोगों की लिखित सहमति के बगैर देश के किसान आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश में खाद्यान्न संकट से देश को बचाने के लिए सिंचित भूमि और बहुफसली खेती का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। तीसरा, भूमि अधिग्रहण के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन और निदान की गारंटी बहुत जरूरी है। और चौथी महत्वपूर्ण बात, 5 वर्ष से अधिक अवधि हो जाने के बाद, अवार्ड होने के बाद यदि सरकार ने भौतिक कब्जा नहीं लिया, सरकारी विभाग ने, या मुआवजा अदा नहीं किया तो भूमि का अधिग्रहण रद्द करने की खूबसूरती। और एक और महत्वपूर्ण बात कि खेती हर मजदूरों को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब गोवा में नरेंद्र मोदी को चुनाव संचालन समिति का चेयरमैन बनाया गया था, हमने तब कहा था कि कंपनियों के एजेंटों का एक गिरोह और यह आदमी जमूरे की तरह काम करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि गोपीनाथ मुंडे की कार 3 जून को तेज चल रही थी, ब्रेक मारने पर उनकी जान चली जाती है। और दूसरा व्यक्ति जो ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हैं, नितिन गडकरी, कार्यभार संभालते ही कहते हैं इस देश में यह कानून नहीं चलेगा। क्या क्या स्वीकार नहीं है मोदी सरकार को। 70 से 80% लोगों की लिखित सहमति इस सरकार को मंजूर नहीं। देश को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए बहुफसली खेती की जमीन और सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर रोक की बात इनको मंजूर नहीं। पर्यावरण के पर पड़ने वाले प्रभाव, उसका आकलन, निदान की गारंटी इनको मंजूर नहीं। खेती हर मजदूरों को पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान इनको मंजूर नहीं। और 5 साल में किसानों की जमीन, आदिवासियों की जमीन अगर अधिग्रहण के बाद भौतिक कब्जा नहीं लिया गया हो या मुआवजा अदा न किया गया हो, वापसी करने की बात इनको मंजूर नहीं है। और फिर आप सब लोगों ने देखा कि दिसंबर 2014 से लेकर के 2015 के बीच में 3 बार अध्यादेश जारी करके वो 2013 में आजादी के 66 वर्ष बाद बने भूमि अधिग्रहण कानून को रद्द कर दिया गया। फिर मैं कहना चाहता हूं सरकार का फैसला गलत था। अपनी ही सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को निपटा डाला गोपीनाथ मुंडे को। लेकिन नियत बड़ी साफ थी। जिन कंपनियों के टुकड़ों पर सरकार बनी उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 बार अध्यादेश जारी किया गया। यह बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं तीसरा जिक्र करूंगा राफेल घोटाले का। आप और हम सब लोग जानते हैं कि भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को राफेल बनाने की तकनीक और ठेका मिलना था 128 जहाज़ों का, और अचानक जहाज़ों की भी संख्या कम कर दी गई और जहाज़ बनाने वाली HAL को ठेके से दूर रखा गया। और चीन से लेकर के भारत तक के कर्जदार अनिल अंबानी को ठेकेदार बनाया गया, पार्टनर, जिसके बाप ने चाबी नहीं बनाई थी जहाज की। और मैं ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के में मामला तो चल रहा था, लेकिन तब CBI के इस मामले पर FIR दर्ज करने वाली थी। पहली मर्तबा भारत में हुआ कि रात को 11:30 बजे जब CBI के निदेशक आलोक वर्मा अपने घर पर थे, तो ठीक मैं बात कर रहा हूं 24 अक्टूबर 2018 का, वह काला दिन, वह काला अध्याय, जब दूसरे CBI निदेशक को कार्यभार सौंपा गया। आलोक वर्मा अपने घर पर थे। कारण बड़ा साफ था कि राफेल घोटाले को लेकर जो FIR दर्ज होती उसमें हो सकता है कि हथकड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों तक भी पहुंच सकती थी। तो देश के साथ गद्दारी करने वाले बहुराष्ट्र दूसरी जहाज बनाने वाली कंपनियों से सुपारी लेकर के HAL की तरक्की और उन्नति रोकने के लिए जो घोटाला किया गया, उस घोटाले में FIR दर्ज होने से बचाने के लिए देर रात को CBI के निदेशक को हटाने का फैसला गलत था, पर नियत बड़ी साफ थी घोटालेबाजों को हटाने का। और यह मैं बात दूसरी भी कहना चाहता हूं आप सब लोगों को। मैं जो बात कह रहा हूं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार के ही कारनामे हैं। 2 जनवरी 2019 को जो पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं मनोहर पार्रिकर ने कहा
कि राफेल घोटाले के सारे सबूत, तब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा सारे घोटाले के सबूत मेरे बेडरूम में हैं। और बेडरूम में जब उनका यह ऑडियो और वायरल हुआ, देश और दुनिया तक मनोहर पर्रिकर की यह बात पहुंची राफेल घोटाले को लेकर, आपको और हमको सबको मालूम है कि 17 मार्च 2019 को उन्हें भी निपटाया गया। तो आपको यह बात समझ आ गई कि देश के अंदर तड़ी पार रह चुके, जेल जा चुके अमित शाह को बचाने के लिए जस्टिस लोया को निपटाया गया। आपको यह बात भी समझ आ गई कि राफेल घोटाले से बचने के लिए देर रात को सीबीआई निदेशक को हटाया गया। और आपको यह बात भी समझ आ गई है कि मनोहर पर्रिकर को मरवाया गया। अब मैं और दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, देश के सीमा पर जवानों के बलिदान को लेकर। आपको और हमको सबको मालूम है कि किस तरीके से 15 जून 2020 को बिहार रेजिमेंट के निहत्थे 20 जवानों को चीन की सेना से पीट पीट करके मरवाया गया, 76 जवानों को घायल करवाया गया, और फिर 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर चीनी बैंक एडीबी से लोन पास करवा करके देश के प्रधानमंत्री की जुबान और भाषा को बदलवाया गया। और भाषा क्या थी? न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न हमारी किसी जमीन पर किसी का कब्जा है। जबकि आप और हम सब लोग जानते हैं, तो क्या हमारे देश के अंदर 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज लेकर, फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, फैसला बड़ा गलत था कि 75 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कर्ज चीनी बैंक से लेकर अपने 20 जवानों की शहादत और 76 जवानों को अधमरे जवानों की बात को खारिज कर दिया गया, अनदेखी कर दी गई। लेकिन नियत बड़ी साफ थी, चीन के टुकड़ों पर पल रहे 2007 से पूरे संघ परिवार के लिए यह मजबूरी और विवशता है, क्योंकि इनका उनके साथ बहुत बड़ा समझौता है। आपको और हमको सबको मालूम है, अगर हमारे देश के अंदर चीनी नहीं घुसे हैं, तो मैं फिर कहना चाहता हूं आपको, अभी 8 दिसंबर को जिस जहाज में डबल इंजन था, और डबल इंजन के जहाज पर हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ में 11 और भारत के जांबाज सैनिकों का तमिलनाडु में किस तरीके से आप सब लोगों ने देखा। और मैं यह घटनाक्रम इसलिए कहना चाहता हूं, मैं उसको घटना नहीं मानता हूं। योजनाबद्ध तरीके से मैं ये आपको याद दिलाता हूं, भारत के आला अधिकारी सेना के 13 दौर की चर्चा कर चुके हैं चीनी सैनिकों के साथ, जो भारत की जगह जगह अलग अलग जगह पर सीमा पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और 13 ही नवंबर को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोलते हैं, बिपिन रावत कहते हैं कि यह घटनाक्रम आपको याद रखना पड़ेगा। बिपिन रावत ने कहा कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और चीन को सबसे बड़ा खतरा बताने वाले बिपिन रावत, में चीन शब्द कह रहा हूं, हमारे देश के 20 निहत्थे जवानों की हत्या, 76 को घायल करने के बाद गलवान घाटी में कब्जा करके बैठे हुए, अरुणाचल में पेंटागन की रिपोर्ट है, हमारे सीमा पर जगह जगह कब्जा कर लिया। भारत के सैनिक 13 दौर की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भारत में संघ परिवार जिसकी सरकार चल रही है, इनके बाप की ताकत नहीं है चीन बोल दे। चीन बोलने का साहस किया बिपिन रावत ने, और मैं योग्य गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतनी ताकतवर सरकार तो क्या चीन ने अपने स्लीपिंग पार्टनर लिट्टे के साथ मिलकर, आईएसआई के साथ मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश के पहले सीडीएस की हत्या करवाई, या इस हत्या में मोदी सरकार भी शामिल है? मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, क्या मतलब होता है जिस जहाज पर 2 इंजन हो? 3 बातें बड़ी साफ हैं, ब्लैक बॉक्स में आता है, अगर पायलट की चूक होगी तो उसका एरर भी आता है, और हेलीकॉप्टर में कोई कमी होगी वो भी उजागर होता है। और जो वीडियो उजागर दुनिया में वायरल हो रहा है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, योजनाबद्ध तरीके से जनरल बिपिन रावत को निपटाया गया, क्योंकि बिपिन रावत ने एक बड़ा साहस किया, कहा कि चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जवानों की शहादत पर
75 करोड़ रुपए लेकर के जिस तरीके की भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की, इस देश तरीके की भाषा अगर किसी और देश के नागरिक प्रधानमंत्री ने की होती तो देश की जनता उठ खड़ी होकर उसे हथकड़ी लगाकर जेल में डलवा देती। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि चीनी हमारी सीमा पर कब्जा करके नहीं बैठे हुए हैं तो भारत के सेना के आला अधिकारी चीन के आला अधिकारियों के साथ गिड़गिड़ा करके 13 बार की वार्ता क्यों कर चुके हैं? और चीनी अगर कब्जा करके बैठे हैं तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर गद्दार क्यों बैठा हुआ है, जिसने कहा न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, न किसी ने हमारी सीमा पर कब्जा किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मैं सीमा के जवानों का जिक्र किया, मैं किसानों का जिक्र करना चाहता हूं। 5 जून 2020 को जिस समय पूरे देश में ताला लगा हुआ था, सरकार ताले में बंद थी, अदालतों पर ताले जड़े हुए थे, देश के उद्योग और व्यापार, जहाज, बस और रेलों पर ताले लगे हुए थे, तब देश को पाल रहे थे किसान। और आपको हमको सबको मालूम है, 1 वर्ष से ज्यादा अवधि तक हमारे देश में किसानों का संघर्ष चला। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद विवश होकर के नरेंद्र मोदी ने वो 3 काले कानून वापस लिए कि सरकार का फैसला गलत था, लेकिन नियत बड़ी साफ थी, हमारे देश की मंडी व्यवस्था को चौपट कराने का, हमारे देश के किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बंधुआ मजदूर बनाने का, और हमारे देश में खेती किसानी की उपज को लुटवा करके, भंडारण करवा करके देश के किसान और उपभोक्ताओं को लुटवाने का वो नियत इनकी बड़ी साफ थी कंपनियों को लेकर के। ये बात भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। फिल्म इंडस्ट्री की एक लड़की रिया चक्रवर्ती, ब्राह्मण परिवार की बेटी, आपको और हमको सबको मालूम है, फिर मैं याद कर दिलाना चाहता हूं, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर देते हैं, यह जांच का विषय है, और 15 जून को हमारे गलवान घाटी में जवानों की हत्या कर दी जाती है। आपको जानकारी होगी, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की जांच हुई हो ना हुई हो, पर एक ब्राह्मण परिवार की बेटी रिया चक्रवर्ती को फंसाने के लिए मुंबई की पुलिस, पटना में एफआईआर दर्ज होती है, एसआईटी का गठन होता है, सीबीआई लगती है, ईडी लगती है, और आपको बताता हूं नारकोटिक्स विभाग लगता है एक बेटी ब्राह्मण की उसको फंसाने के लिए। हम सबको यह भी मालूम है, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं, आपको यह भी मालूम है कि किस तरीके से हमारा दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं, उन्नाव का बलात्कार मामला, उन्नाव के रेप पीड़िता, वहां भी भाजपा का विधायक कुलदीप सिंह उसको बचाने के लिए क्या क्या नहीं हुआ। बलात्कार पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में उसकी जान ले ली गई, उसके चाचा को जेल में डाला गया। जब वो तारीख पर सुनवाई पर जा रही थी तो गाड़ी से उसको कुचल करके खत्म करने का प्रयास किया, जिसमें उसके चाची और मौसी की हत्या हो गई, और वहां बलात्कार पीड़िता बेटी और उसका वकील जिंदगी और मौत में जूझते हुए बहुत लंबे अरसे बाद वापस ठीक हो पाने की स्थिति में आए। उस मामले में भी कुलदीप सेंगर को बरी कर दिया गया है। वाल्मीकि छोटी जोत का किसान हाथरस का आप सबको मालूम होगा किस तरीके से उस बेटी की जुबान काटी गई, उसकी कमर तोड़ी गई, गैंग रेप किया गया, कहा गया पहले गैंग रेप ही नहीं हुआ, और फिर उसको एम्स की जगह सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और देर रात को उसके शव को ठिकाने लगाया गया। तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल फैसला गलत था, लेकिन नियत बड़ी साफ थी। नियत थी हाथरस की बेटी का जुबान काटने वाले, कमर तोड़ देने वाले, गैंग रेप करने वालों को बचाने की। फैसला गलत था, हम कहना चाहते हैं, और उसके शव को ठिकाने लगाया गया। तो हमारे देश की बेटियों के साथ, हमारे देश की सीमा के साथ, हमारे देश की न्यायपालिका के साथ, और फिर इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको और एक याद दिलाता हूँ, राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाले संत चिन्मयानंद, जिन्होंने अपने कॉलेज में पढ़ने वाली ब्राह्मण की परिवार की बेटी के साथ में नग्न होकर, जिसके सैकड़ों वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस बेटी को सुप्रीम कोर्ट तक जाकर दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, लेकिन आखिरकार फिर वही हुआ, उस गरीब ब्राह्मण की बेटी को भी गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके राज में राजपूतों की बेटी, जिसको कुलदीप सेंगर ने गैंग रेप करके और उसके परिवार को किस तरह से मिटाया है,
और किस तरीके से वाल्मीकि परिवार की बेटी के शव को ठिकाने लगाया गया और किस तरीके से चिन्मयानंद की पीड़िता ब्राह्मण परिवार की बेटी को फंसाया गया और किस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में रिया चक्रवर्ती को फंसाने का षड्यंत्र किया गया और किस तरीके से जस्टिस लोया को मरवाया गया, किस तरीके से मनोहर पारिकर को मरवाया गया, किस तरीके से काले कानूनों को लाया गया और किस तरीके से गलवान घाटी के जवानों की शहादत और घायलों की अनदेखी कर कोई नहीं घुसा, कोई नहीं घुसाया और कोई किसी जमीन पर हमारा कब्जा नहीं, ये बताया गया है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सब उठ खड़े हो जाओ और विवश कर दो मोदी सरकार को कि नहीं, मैं अभी नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी इस पर जिक्र नहीं कर रहा हूं। इसी इन सब मुद्दों पर मैं अपील करता हूं। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये संयोग है कि प्रयोग है कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से होते हैं और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ऐसे गद्दार को बनाया जाता है जिसने 2014 में लद्दाख को हिंदुस्तान के नक्शे से बाहर किया था। ये बात भी आप सब लोगों को याद रखनी पड़ेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत में संघ परिवार के गद्दारों की सरकार है जो भारत के शीश को चीन के चरणों में काट करके रख देना चाहती है। नेपाल छोटा सा देश है, बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा करके बैठ गया है, उसकी वो भी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति हमारे देश की है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि इनके फैसले भी गलत थे, इनकी नीयत भी गलत है। इनके चाणक्य ने फैसले की गलती मान ली है, नीयत की गलती भी माननी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी आप भली भांति देख रहे हैं किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पर शिकायत करने पर, उपचार की कमी की शिकायत करने पर जेल में डाला जा रहा था और किस तरीके से हमारे देश में माँ गंगा में हिंदुओं के शवों को चील कवर कुत्ते खा रहे थे और किस तरीके से नदी किनारे हिंदुओं के कफनों जो दफन थे शव, उनके कफन योगी चोरी करा रहे थे। इन सब बातों को भी आप याद रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।